बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन साइंस के फिफ्थ चैप्टर के लिए फैक्टराइजेशन के लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने 5.1 के पहले 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए। ठीक है बच्चों, उसमें एक जगह पर पहुँच के मुझे ये फीलिंग आई, मुझे ऐसे जहन में आया कि ये जो प्रोसीजर है फैक्टराइजेशन का, ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और मैंने उस वीडियो में कहा कि मैं ऊपर आई बटन में आप लोगों के लिए लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर अपना वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, अगर किसी को नहीं आती तो। ठीक है, तो वैसे तो मैंने वहाँ जिक्र किया था कि आपकी दूसरी क्लासेस के लिंक्स हैं, जिनके दूसरी क्लासेस के लेक्चर्स हैं, जिनमें मैंने वो वाला क्वेश्चन वो वाला तरीकाकार एक्सप्लेन किया हुआ है। और मेरे जहन में ये था कि मैंने शायद आप लोगों के लिए भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ये 10th आर्ट्स का वो लेक्चर मैंने आप लोगों के सामने रखा है जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इस लेक्चर का लिंक मैंने आप लोगों के 5.3 के पहले 3 क्वेश्चंस वाले लेक्चर में भी दे दिया है। ठीक है, लेकिन जब मुझे वापस मैं देख रहा था आप लोगों के लेक्चर में वो लिंक डालने के लिए, तो आप लोगों का कोई लेक्चर ऐसा नहीं था जो फैक्टराइजेशन जिसमें कवर हो रही हो, मुझे कम से कम नज़र नहीं आया। मेरे जहन में है कि मैंने दिया आप लोगों को लेक्चर, लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का लेक्चर आपका स्पेसिफिकली फैक्टराइजेशन के लिए रिकॉर्ड करवा दूं। उसकी रीज़न ये है कि फैक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को आनी चाहिए और आप लोगों को लाजमन सीखनी है। ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में, अगली क्लासेस में हर जगह आपको ये इस्तेमाल होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो आपके पास याद रखिए फैक्टराइजेशन या तज्ज़ीय का जो तरीक़ाकार है वो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए समझा रहा हूँ कि जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो इक्वेशन, इक्वल ज़ीरो हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फ़िलहाल फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ क्वेश्चंस में आता है कुछ क्वेश्चंस में नहीं आता। ठीक है, तो मैं अब यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए लिखने लगा हूँ। मुझे इंग्लिश और उर्दू में दोनों तरह से यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं, मुझे इसके अज्जाए ज़रबी बनाने हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स या अज्जाए ज़रबी 2 होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 2 नंबर्स चाहिए। तो वो ऐसे 2 नंबर्स जिनको, वो जो 2 नंबर्स होंगे वो ऐसे 2 नंबर्स होंगे जिनको, जो निशान इधर आ रहा है ना, जो सी से पहले यानी ये नंबर से पहले निशान आ रहा है, ये करने से, यानी अब यहाँ है वो जमा। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि ऐसे 2 नंबर जिनको जमा करने से, अच्छा जी, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ यानी बी, ये नंबर आए। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको जमा करने से 12 आए, यहाँ जमा है और यहाँ 12 है। अगर यही जुमला मैं इसके लिए बोलूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें जमा करने से 4 आए। अगर यहाँ मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें माइनस करके 4 आए। इस केस में मैं बोलूँगा मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें जमा करके 4 आए, जिन्हें जमा करके 6 आए, जिन्हें जमा करके 2 आए। ठीक है, तो आपने ये वाला जो जुमला मैंने बोला है उसको डिफरेंट इक्वेशंस पर अप्लाई करते हुए जहन नशीन करना है। ठीक है, अच्छा अब जो है वो आपके पास देखिए कि ये तो हो गया, पता चल गया आपको कि आपको 2 नंबर जमा करने से 12 आना चाहिए। लेकिन अब ज़रा गौर से सुनेंगे तो 11 जमा 1 11 प्लस 1 12 होता है, 10 प्लस 2 12 होता है, 9 प्लस 3 12 होता है, 8 प्लस 4, तो इससे तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें प्लस करने से आपके पास 12 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, दूसरी शर्त ये है कि उन्हें मल्टीप्लाई करने से, उन्हें ज़रब देने से या मल्टीप्लाई करने से, वही 2 नंबर्स उन्हें मल्टीप्लाई या ज़रब करने से, जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा नीचे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर ऊपर वाले में जाता हूँ। जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है और जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों का हासिले ज़रब, जिसे इंग्लिश में आप प्रोडक्ट कहोगे, जो इस केस में बनता है 4 1s are 4। ठीक है, इस केस में बनता है 3 1s are 3, इस केस में बनता है 9 1s are 9 और यहाँ 1 1s are 1। ठीक है, जबकि इस केस में बनता है 9 इधर है और 4 इधर है। ठीक है, तो ये 9 और ये 4, इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है इस केस में 36, 9 4s are 36। तो मल्टीप्लाई करने से, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से
ज़रब देने से 36 आए। ये मैंने इस केस के लिए बताया आपको, ठीक है, कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करने से 12 और ज़रब देने से 36 आए, ठीक है। अब इसका करेंगे क्या, वो अगले पेज पे देखते हैं। फ़िलहाल नीचे वाली सवाल पर यही जुमला मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बेशक लिख के देख लीजिए। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करने से 4 और ज़रब देने से भी 4 आए। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करने से 4 और ज़रब देने से 3 आए। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 6 और ज़रब देने से 9 आए। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करने से 2 और ज़रब देने से 1 आए, ठीक है। तो अब उन दो नंबर्स को हम फाइंड कैसे करेंगे, जैसे मैंने पिछले 5.1 के लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। मैं कोशिश ये करूँगा कि 5.1 का लेक्चर मैं पोस्ट ही बाद में करूँ, ये लेक्चर पहले पोस्ट कर दूँ ताकि आप लोगों को लेक्चर ये वाला पहले मिल जाए और इसके बाद आप लोग उस पर जाएं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि क्योंकि वो पहले रिकॉर्ड हुआ हुआ है, उसमें लिंक मैंने दूसरा ही ऐड कर दिया है, तो वो वहाँ पे मैं जो कहूँगा वो बात बेसिकली गलत हो जाएगी। मैंने आप लोगों को शायद ये प्रोसीजर पहले नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब इस सवाल के लिए वो दो नंबर मालूम करने लगा जिन्हें प्लस करने से 12 और मल्टीप्लाई करने से 36 आए, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ज़ुबानी बता सकता हूँ कि वो दो नंबर 6 और 6 हैं जिन्हें प्लस करने से 12 और मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, लेकिन मैं यहाँ कैलकुलेट करना आपको बताने लगा हूँ। याद रखिए, ज़रब देकर 36 चाहिए तो 36 1 ज़र 36 होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं क्या इन्हें प्लस करने से 12 आता है तो आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, लेकिन क्या इन्हें जमा करने से 12 आता है, तो इन्हें जमा करने से 20 आता है, 12 नहीं आता, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 36 तो आ जाता है, लेकिन इनको जमा करने से 12 नहीं आता। इसी तरह 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाता है, लेकिन इन्हें जमा करने से 36 नहीं आता। अच्छा, अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाता है, और 6 को 6 में ऐड करो तो 12 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपने वो दो नंबर्स मालूम करने हैं, ठीक है। उन दो नंबर्स का क्या करना है वो तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने 5.1 का जो लेक्चर आप लोगों को दिया है, ये जो रकम मैंने लिखी है 4x² माइनस 12x प्लस 9, ये रकम मैंने उधर से ही लिखी है, और ये वहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व हुआ पड़ा हुआ है। ये देखिए 4x² माइनस 12x प्लस 9, 4x² माइनस 12, उसका क्या किया हमने, ये वही प्लस करके 12 और मल्टीप्लाई करके 36, और उसके बाद ये वो मैंने फाइंड किया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ज़रा तफसील से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इस लेक्चर को मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए रखा था, इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को स्पेसिफिकली फैक्टराइजेशन का पता चल सके, ठीक है। अब जैसे देखिए, इस सवाल में मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 4 आए और ज़रब देने से 3 आए। तो देखिए 3 1 ज़ार 3, इन्हें प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वो दो नंबर इस केस में 3 और 1 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस करके 6 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 9 चाहिए, तो 3 3 होता है, 3 3 प्लस करें तो 6 और 3 3 मल्टीप्लाई करें तो 9। आप इस तरीके से बेशक आराम से कैलकुलेट कर लें। यहाँ प्लस करके 2 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 1, तो 1 और 1 जिन्हें प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये क्वेश्चन तो 5.1 में मैंने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और इधर से सिलेक्ट करके वो समझा देता हूँ कि अब ये दो नंबर फाइंड करने के बाद हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि हमारे पास जैसे वैल्यू x² प्लस 4x प्लस 3, तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करने से 3 आए। ये मैंने ये वाली रकम लिखी है और मैंने वहाँ फैक्टर्स मालूम कर लिए थे कि वो 3 और 1 बनता है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि हमने इस 4 को हटाना है, इसकी जगह लिखना है 3 + 1, क्योंकि 3 + 1 = 4 ही होता है, ठीक है। 3 + 1 = 4 ही होता है, तो हमने वो 4 हटाकर वहाँ पर 3 + 1 लिख लिया। और याद रखिएगा, अपने पास से नंबर बेशक लिखे हैं लेकिन इक्वल टू 4 ही है। अब ब्रैकेट खुलेगी, बाहर प्लस है तो साइंस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर माइनस होता तो साइंस पे फ़र्क पड़ता। 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, x लिखना काफ़ी है क्योंकि x इन दोनों के साथ आएगा, ठीक है। तो 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x काफ़ी है, और उधर से 3। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन आ रहा है अकेला x, ठीक है, और बाकी बच रहा है इधर से 1x और इधर से सिर्फ 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता तो बाकी बचता है, सॉरी कॉमन आप 1 ले लेंगे तो बाकी जो बच रहा है वो x + 3 ही बच रहा है।
याद रखिएगा अंदर वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि आपने फैक्टराइजेशन सही की है। और जब अब x+3 आप कॉमन ले लेंगे तो x+1 आपके पास बच जाएगा और इसके साथ ही आपकी फैक्टराइजेशन तकरीबन पूरी हो जाएगी। अगर इक्वल टू 0 लिखा हुआ किसी क्वेश्चन में तो वो वहाँ देखेंगे कि उसका क्या करना है। अब एक और पार्ट इसी तरह का समझ के उसके बाद ये क्वेश्चन बस करते हैं। अब देखिए x² - 2x + 1 प्लस करके 2 मल्टीप्लाई करने से 1, ये मैंने नंबर जहाँ बताए थे 1 और 1 है, ठीक है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है और प्लस करें तो 2 आता है। तो हमने ये 2 हटा दिया, ये वाला 2 हटा दिया। अच्छा, इसकी जगह वो दोनों नंबर जिन्हें प्लस करके 2 आता है वो लिख लिया, क्योंकि 1 और 1 2 ही होता है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके साथ भी माइनस हो जाएगा और इसके साथ भी माइनस हो जाएगा। ये +1 तो अपनी जगह उसी तरह रहा है, ये माइनस ये भी हो गया, ये भी माइनस हो गया। x ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है और 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ x लिख लिया। पहले दोनों में से सिर्फ x कॉमन आएगा, बाकी x बचेगा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लीजिए। याद रखिए ब्रैकेट बंद करते हुए भी बाहर माइनस होगा तो साइन बदलेंगे। ये -x + x हो गया और +1 जो है ये -1 हो गया, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लेने की वजह से -x को +x किया और +1 को -1 किया, साइंस बदले हैं। और कुछ कटा इसलिए नहीं है क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, x और 1 उसी तरह रहे, सिर्फ साइंस माइनस की वजह से चेंज हुए हैं। अब देखिए अंदर वाली वैल्यू सेम आ गई, x - 1 यहाँ भी है और इधर भी है, ठीक है। तो वो आप फिर कॉमन ले लेंगे और बाकी बचेगा x - 1। तो ये सवाल में तो बेसिकली दोनों ही वैल्यू सेम आ गई, तो ये आपके पास x - 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने वो क्वेश्चन खोलूँ 5.1 में, जो हम आप लोग अगले लेक्चर अगली वीडियो में देखेंगे या पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, तो यहाँ पर भी देखिए ये एक रकम थी जिसमें से हमने 3 कॉमन लिया, तो उसके बाद वो स्क्वायर भी बनता था और ये भी होता था और ये भी होता था। आंसर दोनों का स्क्वायर की शक्ल में ही आया, जैसे अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें भी आंसर जो है वो हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में आया। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको वो वाली वैल्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आंसर आपके पास स्क्वायर की शक्ल में ही आया। बहरहाल अब आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आराम से अपने पास समझते हुए इसको नोट कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब चाहे आप लोगों का 5.1 का लेक्चर पहले अपलोड हुआ है या बाद में अपलोड हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को फैक्टराइजेशन में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैसे तो अगर मैं अगले लेक्चर में सिर्फ ये कह देता कि 5.1 में मैंने ये गलत बोला है और उसकी साथ जो लेक्चर है उसमें फैक्टराइजेशन समझाई गई है, वाकई समझाई गई है, जो मैंने लिंक डाला हुआ है वहाँ पे, तो वो बात काफ़ी थी और आपको फैक्टराइजेशन समझ आ जाती। लेकिन बेसिकली मैं आप लोगों को मुखातिब करते हुए आप लोगों की रकमों के लिहाज से करना चाह रहा था, तो इसलिए मुझे ये अलग से करना पड़ा। आई थिंक ये तीसरी दफ़ा मुझे फैक्टराइजेशन समझानी पड़ी है, पर नो इशू, हम लोग पढ़ने के लिए ही, पढ़ाने और पढ़ने के लिए ही आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ मेहनत कीजिएगा ताकि मेरी एफ़र्ट ज़ाया ना जाए। इस तरीक़ाकार को ज़रूर समझिएगा और इसको अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले लेसन के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।